दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले हैं मुसोलिनी के उदय का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर को हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने जर्मनी के हिटलर के उत्थान को समझा था कि जर्मनी में हिटलर के उत्थान किन कारणों से हुए थे। आज हम लोग मुसोलिनी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इटली में मुसोलिनी के उदय का वर्णन कीजिए या फिर मुसोलिनी के उदय का वर्णन कीजिए। जैसा आपने हिटलर को समझा था उसी तरह से मुसोलिनी का भी जीवन है। वहाँ पर आपने जर्मनी के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग इटली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेम कंडीशन है, जब 1914 से 18 तक 1914 से लेकर के 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम जो युद्ध है वो दो गुटों से लड़ा जा रहा था। एक तो मित्र राष्ट्र हो गया और दूसरा जो केंद्रीय राष्ट्र थे। तो इटली को मित्र राष्ट्र वालों ने, जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने लालच दिया था कि अगर आप हमारे तरफ से लड़ते हैं और हम लोग अगर जीत जाते हैं तो एक हिस्सा आपको मिल जाएगा, जो भी हम लोग जमीन जीतेंगे, जो भी संपत्ति जीतेंगे उसका एक हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। तो जो इटली है वो लालच करता है और मित्र राष्ट्र की तरफ से ये लड़ता है, ठीक है, मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध में उतरता है। और जब ये लोग युद्ध जीत जाते हैं तो फिर 1900, ठीक है, 1919 ईस्वी में, मतलब 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन किया जाता है। और उस सम्मेलन में जो इटली है उसके सारे मांगों को हटा दिया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है। मतलब ये कहता है कि आपने वादा किया था, तो बोलते कोई वादा वादा नहीं, भूल जाओ उस सब चीज़ को। तो ये सब जो होता है उसके कारण इटली में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल जाता है। जो वहाँ की सरकार है, जो वहाँ के लोग हैं, जनता है, वो लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग युद्ध जीते लेकिन उसके बाद भी हम लोग हार गए, हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ युद्ध जीतने का। ठीक है, तो ये सब जो यहाँ पर अराजकता फैल गया, यहाँ पर क्या हुआ, जो अशांति फैल गया, जो असंतोष फैला, उसी चीज़ का फायदा उठाता है मुसोलिनी। ठीक है, और ये चीज़ वहाँ पर जर्मनी में हुआ था। वहाँ पर भी प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत सारे अराजकता फैल गए थे, असंतोष फैल गया था। और उसी असंतोष का फायदा किसने उठाया था? हिटलर ने। और यहाँ पर इटली में जो असंतोष फैल गया था उसका फायदा किसने उठाया? मुसोलिनी ने उठाया। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, सेम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग है, उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग बस डिस्कस करेंगे। चैनल पर दोस्त नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आसानी से ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए और आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप पर भी जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए, लिंक से आप लोग तैयारी कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। एक छोटा सा परिचय लिखा है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। कहा जा रहा है कि बेनिटो मुसोलिनी इटली का प्रसिद्ध तानाशाह तथा फांसीवाद दल का संस्थापक था। ये फांसीवाद दल क्या है इसके बारे में अलग से क्वेश्चन कराएंगे, तो यहाँ पर आपको इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना समझिए कि जो बेनिटो मुसोलिनी था वो इटली का एक प्रसिद्ध तानाशाह था और फांसीवाद दल का वो संस्थापक था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगाई तथा सामाजिक अशांति से जूझ रहा था। क्या कहा जाए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद इटली आर्थिक संकट से, क्योंकि जब युद्ध अगर आप करते हैं तो आपका आर्थिक संकट आएगा ही, क्योंकि आप पैसा खर्च करते हैं युद्ध में, अपने लोगों को लगाते हैं, किसानों को लगाते हैं, सेना को लगाते हैं, बहुत सारे लोग आपके मारे जाते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ नुकसान होता है। तो आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगाई तथा सामाजिक अशांति से जूझ रहा था। जनता लोकतांत्रिक सरकार से निराश हो चुकी थी और एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो देश में शांति, व्यवस्था तथा राष्ट्रीय गौरव को पुनः स्थापित कर सके। जनता में क्या था, असंतोष फैल चुका था, लोग निराश थे और ऐसा एक नेता चाहते थे कि जो देश में शांति ला सके, व्यवस्था ला सके और राष्ट्रीय गौरव को फिर से लौटा सके। मुसोलिनी ने इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर 1922 में सत्ता प्राप्त की और बाद में इटली में फांसीवाद तानाशाही की स्थापना कर दी। और अब आप समझ में आएगा पूरा खेल, ठीक है, कि किस तरह से इसका उदय हुआ है। 1922 में क्या हुआ, इसी सब चीज़ों का ये फायदा उठाता है और ये क्या करता है, इटली का शासक बन जाता है। ठीक है, तानाशाही शासन की स्थापना ये कर देता है। इसलिए मुसोलिनी का उदय किसी एक घटना का परिणाम नहीं बल्कि अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अंतर्राष्ट्रीय कारणों का संयुक्त परिणाम थी। हम लोग देखते हैं कि मुसोलिनी का उदय किन किन कारणों से हुआ है। पहला जो कारण है मुसोलिनी के उदय का वो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की निराशा। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो इटली को वादा किया गया था उस वादे को नकार दिया गया और इससे जो निराशा मिला था, ये पहला कारण था, सबसे बड़ा कारण था इटली में मुसोलिनी के उदय का। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था। युद्ध में विजय के बाद उसे आशा थी कि उसे नए प्रदेश और राजनीतिक लाभ मिलेंगे। इटली भी चाहता था कि पूरे विश्व में हमारा भी नाम हो, हमें भी जो बड़े बड़े देश है उसके साथ शामिल किया जाए, हमारे राजनीति में भी क्या अधिकार हो, मेरे फैसले का भी लोग क्या करें, सम्मान करें। ठीक है, इस तरह से उसकी आशा थी। लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में इटली की अधिकांश मांगों की उपेक्षा कर दी, मतलब इसकी नकार दी, जो भी इसके द्वारा मांग किया गया था उसको नकार दिया गया। इससे इटली की जनता को लगा कि विजय प्राप्त करने के बाद भी उनके देश के साथ अन्याय हुआ है। इस राष्ट्रीय अपमान ने जनता में असंतोष और क्रोध उत्पन्न किया, जिसका लाभ मुसोलिनी ने उठाया।
और जब देखा गया कि इटली इस युद्ध को जीता है, जो मित्र राष्ट्र है वो इस युद्ध को जीता है, जर्मनी हार चुका है, इसके बावजूद भी क्या किया गया, इसने कह सकते हैं कि इसके बावजूद जो भी इसकी आशाएं थी, जो भी इसकी मांग थी, उस चीज़ को ठुकरा दिया गया। दूसरा जो कारण हम लोग देखते हैं वो है पेरिस शांति सम्मेलन में असंतोष। पेरिस शांति सम्मेलन में असंतोष कहा जा रहा है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को वे क्षेत्र नहीं मिले जिनका वादा युद्ध के दौरान किया गया था कि आपको ये सारे क्षेत्र दिए जाएंगे, लेकिन बाद में जब युद्ध जीत लिया जाता है तो पेरिस को इटली को ये सब चीज़ नहीं दिया जाता है। विशेष रूप से फ्यूमे और डेलमेसिया क्षेत्र को लेकर जनता में भारी असंतोष था। लोगों को लगा कि उनकी सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में असफल रही। मुसोलिनी ने इस असंतोष को राष्ट्रवाद से जोड़कर जनता का समर्थन प्राप्त किया। जो लोकतंत्र सरकार थी, लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो हमारी सरकार है वो अपने जो फैसले थे या फिर जो कह सकते हैं जो उनके डिमांड थे, जो भी उनको वादा किया गया था, उस चीज़ को वो लेने में असफल हो गए। मतलब अपने काम को वो सरकार अच्छे से नहीं कर पाई। तो इन सब चीज़ों को असंतोष को क्या किया, कह सकते हैं कि उसने ढाल बनाया। जो मुसोलिनी है उसने फ़ायदा उठाया इस चीज़ असंतोष का और खुद इन सब चीज़ों को जनता से जोड़ करके उसका फ़ायदा उठा लिया, लोगों का समर्थन प्राप्त कर लिया। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखते हैं वह आर्थिक संकट और महंगाई, क्योंकि जब देश युद्ध में उतरते हैं तो आर्थिक संकट आता है, महंगाई बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। तो युद्ध के बाद इटली की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। सरकार पर भारी कर्ज हो गया, उद्योगों का उत्पादन घट गया और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। महंगाई इतनी बढ़ गई कि सामान्य लोगों का जीवन कठिन हो गया। जनता आर्थिक संकट से निकलने के लिए एक मजबूत नेतृत्व चाहती थी। मुसोलिनी ने आर्थिक सुधारों का वादा करके जनता का विश्वास जीता। आपको शुरू में ही बताए थे, जिस तरह से जर्मनी में हिटलर ने वादा किया था, जिस तरह से जर्मनी में हिटलर ने लोगों का फायदा उठाया था, उसके संतोष का फायदा उठाया था, सेम काम मुसोलिनी भी करता है इटली में, ठीक है। और इसी तरह से इसका भी उदय होता है। चौथा जो आप लोग कारण देखते हैं इसके उदय का, वो है बेरोजगारी की समस्या। क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो लोग बेरोजगार हो गए थे, लाखों लोग मारे गए थे, कृषि नहीं हो पा रहा था, खाने के लोग तरस रहे थे, तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद लाखों सैनिक अपने घर लौट गए, लेकिन उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं था। कारखाने बंद हो रहे थे और नए रोजगार नहीं मिल रहे थे। मतलब कई सारे ऐसे जो सैनिक थे, बहुत सारे सेना ऐसे होते जिनको कुछ टाइम के लिए भर्ती किया जाता है। मतलब अभी युद्ध चल रहा है तो आप भर्ती हो जाइए, फिर जब युद्ध खत्म होगा तो आपको फिर से निकाल दिया जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह जो सेना थे वो अपने घर लौट आए, लेकिन जब वो वहाँ पर आए तो वहाँ पर कोई रोजगार उपलब्ध नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्री तो बंद हो रही थी, लोग कर्जे में चल रहे थे, तो फैक्ट्री कहाँ से चलेगा, तो रोजगार नहीं मिल रहा था, कारखाने बंद हो रहे थे, ठीक है। बेरोजगार युवा सरकार से नाराज थे। मुसोलिनी ने उद्योगों के विकास, रोजगार सृजन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का वादा किया। इस कारण बड़ी संख्या में युवा उसके समर्थन बन गए। इस कारण से जो बड़ी संख्या में युवा हैं वो उसके समर्थक बन गए। जैसे कि मान लीजिए अभी वर्तमान सरकार कोई भी हो, वो सरकार अगर सही से काम नहीं कर पा रही, लोगों को वो पसंद नहीं आ रही, तो उसके जगह पर कोई भी आदमी अगर आकर के अच्छे से उसको वादा कर देता है, अच्छे से बोल देता है कि हम देश में ये सब काम करेंगे, तो लोग उसके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। और इसी तरह से मुसोलिनी के ऊपर लोगों ने भरोसा किया और इटली में फांसीवाद शुरू हो गया। पांचों हम लोग कारण देखते हुए किसानों और मजदूरों का असंतोष। किसानों और मजदूरों का असंतोष। युद्ध के बाद किसान भूमि की मांग कर रहे थे और मजदूर बेहतर मजदूरी तथा कार्य परिस्थितियों की मांग कर रहे थे। मतलब जो मजदूर है उनको पैसा चाहिए था, मजदूरी चाहिए था, और जो काम करने का घंटा है उसको कम करना चाहिए था। जो किसान है उसको भूमि चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे मांग थे। पूरे देश में हड़तालें और आंदोलन होने लगे। सरकार इसका समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी, और समस्या जो सरकार है वो इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी। मुसोलिनी ने व्यवस्था स्थापित करने और देश में शांति लाने का आश्वासन दिया, जिससे उसे जनता का समर्थन मिलने लगा। जिससे क्या हुआ, देश में जो लोग थे मुसोलिनी को उसका समर्थन मिलने लगा, ठीक है। छठा जो आप लोग कारण देखेंगे वो है राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर सरकार। राजनीतिक अस्थिरता फैल गया था और सरकार कमजोर पड़ने लगी थी। युद्ध के बाद इटली में सरकारें बार बार बदल रही थी, कोई भी सरकार स्थिर नहीं रह पा रही थी और राजनीतिक दलों में लगातार संघर्ष चल रहा था। जनता का लोकतांत्रिक शासन से विश्वास उठने लगा। मुसोलिनी ने स्वयं को एक मजबूत, अनुशासित और निर्णायक नेता के रूप में प्रस्तुत किया। यही उसकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण बना। तो ये सब चीज़ों का क्या है, मुसोलिनी ने फ़ायदा उठाया, ठीक है। मुसोलिनी पहले से लगा हुआ था और जब मौका देखा तो उसने फ़ायदा उठाया और क्या किया, इसने ये इटली का शासक बन जाता है। अगले जहाँ पर हम लोग कारक देखते हैं वो है साम्यवाद का भय। 1917 की रूसी क्रांति के बाद इटली में भी साम्यवादी आंदोलन तेज हो गए। मजदूर कारखानों पर कब्जा करने लगे और किसान जमींदारों की भूमि पर अधिकार करने लगे। उद्योगपतियों, जमींदारों और मध्यम वर्ग के
को डर था कि कहीं इटली में भी साम्यवादी क्रांति ना हो जाए, जैसे रूस में साम्यवादी क्रांति हुआ था। ठीक है, रूस में जो रूसी क्रांति हुई थी क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पर जो अमीर लोग थे सिर्फ उसी को फायदा हो रहा था, किसानों को दबाया जा रहा था, मजदूरों को दबाया जा रहा था। तो वहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति हुआ था। तो यही चीज़ इटली को भी डर था कि हमारे देश में भी ऐसा ना हो जाए, जो हमारे देश के किसान हैं, मजदूर हैं, वो भी यहाँ पर क्रांति ना कर दे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से उसको डर था। मुसोलिनी ने साम्यवाद का कड़ा विरोध किया, इसलिए उसे धनी वर्ग, उद्योगपतियों और जमींदारों का समर्थन प्राप्त हुआ। मुसोलिनी ने भी कहा कि यहाँ पर साम्यवाद जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, साम्यवाद यहाँ पर आ ही नहीं सकता, हम साम्यवाद के कट्टर विरोधी हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा इज्जत खोया हुआ है हम लोग उस इज्जत को प्राप्त करेंगे। उसी तरह से जो बड़े उद्योगपति थे, जो बड़े जागीरदार लोग थे, उन्होंने क्या किया, मुसोलिनी का समर्थन किया। जो इसका फांसीवाद दल था उसका समर्थन किया, और इसका जो पार्टी और ज़्यादा मजबूत होता गया। अगला जो यहाँ पर कारण देखते हुए फांसीवादी दल, जिसको बोल रहे हैं ब्लैक शर्ट्स का संगठन, इसको ब्लैक शर्ट्स भी कहा जाता है। तो फांसीवाद दल 1919 में मुसोलिनी ने फांसीवाद दल की स्थापना की। इस दल के स्वयं सेवक ब्लैक शर्ट, या फिर कह सकते हैं जो काली कमीजधारी कहलाते थे। कौन कहलाते थे? काली कमीजधारी कहलाते थे। वे विरोधी दलों, विशेषकर साम्यवादियों के आंदोलनों को बलपूर्वक दबाते थे। इससे फांसीवाद दल का प्रभाव पूरे इटली में तेजी से बढ़ा और जनता में यह धारणा बनी कि केवल यही दल देश में व्यवस्था स्थापित कर सकता है। मतलब जो फांसीवादी दल था वो क्या करता था, अगर कोई साम्यवादी बात करता है तो उसको मारता था, काट देता था, फांसी दे देता था। तो जो देश के बड़े बड़े व्यापारी लोग थे, उद्योगपति लोग थे, उनको लगा कि यही जो व्यक्ति है वही देश को सही से चला सकता है, यही साम्यवादी को रोक सकता है। तो इसने इसका क्या किया, समर्थन करना शुरू कर दिया। अगला जहाँ पर हम लोग कारण देखते हैं वो है मुसोलिनी का प्रभावशाली व्यक्तित्व और भाषण। मुसोलिनी का प्रभावशाली व्यक्तित्व और भाषण। मुसोलिनी एक कुशल वक्ता और प्रभावशाली नेता था। उसके भाषणों में राष्ट्रवाद, अनुशासन और शक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना होती थी। उसने जनता से वादा किया कि वह इटली को फिर से शक्तिशाली बनाएगा, बेरोजगारी दूर करेगा और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करेगा। उसके भाषणों ने विशेष रूप से युवाओं और मध्यम वर्ग को बहुत प्रभावित किया। तो मुसोलिनी का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था और जो भाषण देने का तरीका था, उसने पूरे देश के लोगों का भरोसा जीता। अगला जो कारण इसके उत्थान का या फिर इसके उदय का वो है उद्योगपतियों, सेना और चर्च का समर्थन। मुसोलिनी को बड़े उद्योगपतियों, सेना के अधिकारियों तथा कैथोलिक चर्च का भी समर्थन प्राप्त हुआ। उद्योगपति उसे साम्यवाद के विरुद्ध एक मजबूत नेता मानते थे, जबकि सेना और चर्च विश्वास था कि वह देश में अनुशासन और स्थिरता स्थापित करेगा। इस समर्थन ने मुसोलिनी की राजनीतिक स्थिति को और मजबूत कर दिया। कहने का मतलब जो रईस लोग हैं वो सोच रहा था कि यहाँ पर साम्यवाद नहीं आएगा, और जो मजदूर लोग थे, जो किसान लोग थे, वो सोच रहे थे कि देश में अब क्या आएगा, थोड़ा सा बराबरी आएगा, हमें जो चाहिए वो हमें इससे प्राप्त हो सकता है। तो दोनों तरफ के लोगों को भरोसा ये जीत चुका था जो मुसोलिनी है, और इस तरह से इसका उदय होना शुरू हुआ। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं वो है रोम पर मार्च। रोम पर मार्च। अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ रोम पर मार्च किया। यह शक्ति प्रदर्शन था जिसका उद्देश्य सरकार पर दबाव डालकर सत्ता प्राप्त करना था। इस घटना ने पूरे देश में यह संदेश दिया कि फांसीवाद दल अब एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुका है। फांसीवाद के बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आप और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। प्लेलिस्ट हम बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन हो जाइए, कह सकते हैं प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, और जब भी हम यहाँ पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, इसके लिए आप लोग बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। अगला जो यहाँ पर हम लोग कारण देखते हैं वो है राजा विक्टर इमानुएल द्वितीय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना। ठीक है, जो राजा विक्टर इमानुएल है उसके द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना, ये तत्कालिक कारण उस टाइम का। रोम पर मार्च के बाद देश में गृह युद्ध की संभावना बढ़ गई। ऐसी स्थिति में राजा विक्टर इमानुएल तृतीय ने सेना का प्रयोग करने के बजाय 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी को इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब क्या है, वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि दबाव डाल दिया गया था, लोग आपस में लड़ रहे थे, गृह युद्ध हो रहा था। ठीक है, दंगे हो रहे थे। इसने क्या किया, इस्तीफा दे दिया और मुसोलिनी को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसोलिनी ने धीरे धीरे लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही शासन स्थापित कर दिया। जैसे हम आपको बताया था कि जो जर्मनी में हिटलर ने किया, जैसे ही वो शासक बना वो तानाशाह ले आया, उसी तरह से जो इटली है उसमें जैसे मुसोलिनी प्रधानमंत्री बनता है वो लोकतंत्र को खत्म करता है और तानाशाही शासन को शुरू कर देता है। यही उसके सत्ता में आने का तात्कालिक कारण था। तो इस तरह से क्या करता है, मुसोलिनी का उदय होता है। उम्मीद करते दोस्तों कि आपको मुसोलिनी के बारे में समझ में आ गया होगा, हिटलर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि मुसोलिनी का उदय केवल उसकी व्यक्तिगत योग्यता का परिणाम नहीं था, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण इटली की निराशा थी। आर्थिक संकट, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता,
साम्यवाद के भय फांसीवाद का संगठन की शक्ति तथा उसके प्रभावशाली नेतृत्व का संयुक्त परिणाम था। उसने जनता की असंतुष्टि और राष्ट्रवादी भावनाओं का लाभ उठाकर सत्ता प्राप्त की और इटली में फांसीवाद तानाशाही की स्थापना की। आगे चलकर उसकी आक्रामक नीतियों ने पूरे यूरोप में तनाव बढ़ाया और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब हम आगे वाला क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको और अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों ने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए जो हम प्लेलिस्ट बनाए हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। और कंप्लीट सिलेबस आपका इसी प्लेलिस्ट से हो जाएगा, तो आप जाकर के एक बार चेक कीजिए और अपने दोस्तों में उस लिंक को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे तैयारी करके जा सके। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो अभी के अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।